अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज कुछ अदालती मामलात पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आईनी तरमीम आनी है इस मुल्क में, और बिलावल साहब उसके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। आज भी बिलावल ने आईनी तरमीम के हवाले से एक तकरीब में खिताब करते हुए कुछ कहा, ज़रा सुनिएगा। हम आईनी अदालत बनाते रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चलाया जाए। आईनी अदालत तो बनेगा। आपने सुना कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि आईनी अदालत तो बनेगी, और उस तरमीम के ज़रिए बनेगी वो तरमीम जो इन्होंने इतवार वाले दिन पास करवानी थी। रात को 2 बजे ये मौलाना साहब से मिलने गए थे। अब ये जो आईनी तरमीम है वो ये कहते हैं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी हमने इसके हवाले से कहा था और उसके ऊपर हमने अमल दरामद करना है। और ये 2006 में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। कल भी उसकी कुछ तफसीलात मैंने आपसे शेयर की थी। अगर आपने अदालत बनानी है, आईनी अदालत, तो क्या उसके ऊपर एक इस किस्म की बहस नहीं होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में बहस हो, सिविल सोसाइटी में बहस हो। अचानक वन फाइन मॉर्निंग भी नहीं, वन फाइन इवनिंग आप लोगों को ख्याल आया कि जनाब ये मसवदा है और सुबह हमने छुट्टी वाले दिन इसके ऊपर वोटिंग करवानी है। और बिलावल साहब कह रहे हैं कि जनाब ये जो आईनी अदालत बनेगी फिर उसके बाद किसी भी वज़ीर आज़म को खुदा न खास्ता सजाए मौत नहीं हो सकेगी। भाई वो जो आईनी अदालत आप बनाना चाह रहे हैं, उस आईनी अदालत में तो फौजदारी मुकदमे जाएंगे नहीं, वो तो आइन से रिलेटेड मुकदमे जाएंगे। तो वो इसमें फांसी का मसला तो वहीं पे वहीं रहेगा। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो समझ नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाह रहे हैं। कोई मसवदा नहीं है। लेकिन बिलावल साहब ने जो अदलिया में तैनातियाँ होती हैं उनके हवाले से भी कुछ कहा, ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और हमारा वेरी सिंपल, वेरी फोकस प्रपोजल कि आईनी अदालत और जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में रिफॉर्म। इसलिए इस वक्त जो है जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी, द जुडिशरी इज ऑफ द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। तो आपने सुना कि इस वक्त जो जुडिशरी है वो बस अपने लिए है। बिलावल साहब कहते हैं कि जजेस की मर्जी से तैनाती होती है और जुडिशरी जो है वो सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। लेकिन ये जो नई आईनी अदालत लाने का वो जिक्र कर रहे हैं, उस आईनी अदालत के जो पहले चीफ जस्टिस होंगे वो इनके वालिद मोहतरम उनको तैनात करेंगे शहबाज शरीफ साहब के मशवरे से, और पहले जो 4 जज साहिबान होंगे वो भी इनके वालिद साहब उनको तैनात करेंगे। तो वहाँ पे कहाँ पे इंडिपेंडेंस आपको नज़र आती है? अगर आपने जुडिशरी के अंदर कोई तरमीम करनी है तो बेसिक प्रिंसिपल है एग्जेक्टिव और जुडिशरी, वो आप उनको इंटरमिंगल नहीं कर सकते। आपको आज़ाद अदलिया चाहिए, उसके लिए तैनाती का एक तरीकाकार होता है। ये जो मसवदा पहले लेके आए थे आनी तरमीम का, उसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब के मशवरे से जरदारी साहब जो है वो चीफ जस्टिस लगाएंगे उस आईनी अदालत के, और जो अगले 4 जज साहिबान हैं वो जो चीफ जस्टिस जरदारी साहब ने तैनात किए उनके मशवरे से जरदारी साहब लगाएंगे। तो यहाँ पे तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि वो हुकूमत जो खुद एक आईनी अदालत बना रही है, खुद उसका चीफ जस्टिस तैनात कर रही है, खुद उसके जज तैनात कर रही है, क्या वहाँ पे फिर आपको लगता है कि वो इम्पार्शल फैसले कर सकेंगे? अच्छा, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बार बार जिक्र करते हैं, आज फिर इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया था हम पूरा करके दिखाएंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने ये तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। जी, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने आपको बताया था कि उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है कि कोई भी जो निगरान हुकूमत का एहलकार होगा, उसका कोई ओहदेदार होगा, उसका रिश्तेदार भी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन जिन्होंने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, इन्होंने ना सिर्फ निगरानों को इलेक्शन लड़वाया बल्कि वो उनको अगली हुकूमत में भी शामिल कर लिया। इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और वही अगेन क्वेश्चन कि अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको फ़ौरन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद आ गया, फ़ौरन आपको आईनी अदालत याद आ गई? इस वक्त जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अदालत का जो माहौल है वो भी हमारे सामने है। आज भी अदालत में बड़े इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत हुई। पंजाब का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है उसकी समाअत हुई, और एक मौके के ऊपर हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एतराज़ भी किया। वो मामला क्या हुआ, अदालत में आज क्या कुछ होता रहा। मंसूर अली शाह साहब का ख़त भी सामने आ चुका है।
जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो भी एक तनाज़े का शिकार हो चुकी है। इन सारे मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज साहब। अदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हसनात मलिक साहब, हसनात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अदील, आज आप कोर्ट में मौजूद थे। जो इस वक्त सारा अदालती माहौल है उसके ऊपर भी हम आते हैं। मंसूर अली शाह साहब का लेटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा लगा हुआ था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। और हामिद खान साहब, हमने देखा है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया तो हामिद खान साहब उनके साथ रहे, और जिसकी वजह से उनको बड़ा नाराज़गी का सामना करना पड़ा अपनी जमात की जानिब से। लेकिन आज क्या हुआ? क्या चीफ साहब ने उनके ऊपर कोई नाराज़गी का इजहार किया? हामिद खान साहब ने अदम एतमाद कर दिया? इस तरह की खबरें आती रहीं। देखिए, हामिद खान साहब को पार्टी की जानिब से, उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा गया कि एतराज़ उठाना चाहिए जनाब चीफ जस्टिस पर, मगर वो मोतरज़ रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अब पहली दफ़ा हमने देखा कि हामिद खान साहब खुद आए, उन्होंने एक दरख्वास्त ड्राफ्ट की, वो उन्होंने किसी का शेयर भी नहीं की, ओपन कोर्ट में उन्होंने वो दरख्वास्त रखी और उसमें कहा कि मैं रिक्यूज़ल सॉर्ट कर रहा हूँ, ना सिर्फ चीफ जस्टिस का बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का। उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, तवक्को ये की जा रही थी इवन जो वकला थे PTI के, कि कम अज़ कम दीगर वकला को छोड़कर हामिद खान साहब की बात को सुना तो ज़रूर जाएगा, मगर उनकी बात को सुना भी नहीं गया और उन्हें उल्टा ये मशवरा दे दिया कि आप रिक्यूज़ कर जाएं। और वो फिर एहतजाजन, जज साहब ने कहा कि वकील बतौर वकील आप रिक्यूज़ कर जाएं, आप अलहदा हो जाएं, और वो फिर एहतजाजन कमरा अदालत से बाहर चले गए। फिर जो उनके पटिशनर हैं मेन सलमान अकरम राजा, वो इन पर्सन आर्गूमेंट करते रहे अदालत के सामने, मगर ये अफसोसनाक चीज़ है। तो वो जो मुकदमा था ट्रिब्यूनल्स वाला, अब उसका फैसला आ गया, इसलिए कि फैसला तो महफूज हुआ और कहा जा रहा है कि कल तक आ जाएगा। उससे क्या लगा आपको कि मामला तय हो गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के माबैन? बिल्कुल, बुनियादी तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला निपटा दिया है। अब महज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने या ना रखने की हद तक जो फैसला आना है वो आना है। ओवरऑल अदालत ने आज डायरेक्शंस दे दी हैं इलेक्शन कमीशन को कि ट्रिब्यूनल्स का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए। 4 लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स होंगे और 4 इलेक्शन कमीशन जो नया कानून बना है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसके तहत रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल जो वो ट्रिब्यूनल बनाएगा वो बना रहा है। तो इस बारे में तो अब इत्तेफाक राय हो गया और अदालत ने आज उसी पर तकिया किया है कि जब वो दोनों आपस में मुशावरत करके एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो चुके हैं तो अब हमें इसमें मजीद आगे नहीं जाना चाहिए और मुकदमे को निपटा देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो कल मंसूर अली शाह साहब ने हसना एक लेटर लिखा, क्या आपके लिए वो सरप्राइजिंग था? आप रोज़ कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मंसूर अली शाह साहब की एक पर्सनैलिटी इस तरह की नहीं है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की एक चीज़ आएगी। सो क्या वजह बनी कि मंसूर अली शाह साहब ने वो लेटर लिखा? देखिए, पूरे इस वक्त इदारे की साख स्टेक पे है और इन जजेस ने ओथ लिया हुआ है प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ही वायलेट हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ही एलिमिनेट हो रहा है। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अंदाज़ा लगा लिया कि हमें जो इस वक्त चैलेंज है वो इंटरनल है, क्योंकि इस वक्त जो भी इकदाम कर रही है, ये जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी बोल रहे थे, पार्लियामेंट में जो बातें हो रही हैं, उसकी मेन वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने आज कहा है कि आज भी उन्होंने कि आइन साज तो इलेक्शन कमीशन भी ख़त्म कर सकते हैं पार्लियामेंट, तो आइन साजों को ले कह रहे थे कि पार्लियामेंट की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो इलेक्शन कमीशन भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इन हालात में सुप्रीम कोर्ट अपनी सर्वाइवल की मतलब उनकी का मसला है। अब सीनियर पुनी जज हैं मंसूर अली शाह, उन्होंने जो पूरी सूरत हाल बताई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जिस तरीके से वो कमेटी बनाई गई और कमेटी उसमें मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठे तो फिर वो बेंच कैसे बन गया? इसलिए कि वो 2-1 से बन गया होगा ना। मतलब क्या 2-1 अगर मिसिंग भी हो तो फिर भी 2-1 से बन जाता है? वो मेजॉरिटी में होते हैं 2 तो वो कर गया। उन्होंने वो अपना बेंच टूटने का खतरा हो सकता है, वो है मेरा ख्याल है कि मुनीब अख्तर साहब, ज़ाहिर बात है उनकी वन ऑफ द एक था ऑब्जेक्शन कि मुनीब अख्तर साहब को अपनी कमेटी से क्यों निकाल, फिर 5वें नंबर के जज को क्यों शामिल किया। तो ये इस पर मेरा ख्याल है मुनीब अख्तर साहब भी करेंगे, लेकिन काई साहब भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि 63A के हवाले से जो रिव्यू है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते से पहले डिसाइड करेंगे और उसका लिंकअप है सारी चीज़ें जो हो रही हैं 1 महीने में। और काई साहब बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो आज भी मैंने उनको अदालत में देखा कि कहीं भी नहीं लग रहा कि वो 1 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि वो लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस रहेंगे और जिस तरह वो उन्होंने आज भी कंडक्ट की प्रोसीडिंग, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो चैलेंज है इस वक्त हुकूमत को कि कोई थोड़ा बहुत आ सकता है अदलिया की तरफ, तो कि अब कमेटी कोई ऐसी नहीं है कि जो कुछ सो मोटो लेके
प्रपोज ड्राफ्ट जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आए और उसको रोक दे या कोई करे। ठीक। अच्छा अदील, ये जिस तरह असनाद अभी बता रहे थे कि एक तरह से बिल्कुल वाज़ेह माहौल नज़र आ रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो कमेटी बनी, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन को उसमें शामिल किया गया। अब अच्छा नहीं लगता, लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन डिवाइड नज़र आ रही है, लगता है इस तरह के इदारे के अंदर डिवाइड है। तो वो जो दूसरे जज साहिबान हैं वहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने तफसीली फ़ैसला दिया, अब वो भी कोई इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है, तकसीम मज़ीद बढ़ सकती है, क्या माहौल क्या है इस वक्त अदालत का? सर, एक डिसकम्फर्ट तो नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस साहिबान में। बिलखसूस 6 जजेस के ख़त से ये सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद से जजेस साहिबान जो हैं वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि कॉशियस होते हैं कि ये हो क्या रहा है। जिन जजेस को हमने प्रोटेक्ट करना है हम उन्हीं को हवाले कर रहे हैं उनके ऊपर जिनके ऊपर दरअसल इल्ज़ाम है एग्जेक्टिव के। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं जजेस साहिबान और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसले आ रहे हैं एक के बाद दूसरे, और अब जो ऑर्डीनेंस बना है और इस ऑर्डीनेंस की जिस तरह तौसीक हुई, उस ऑर्डीनेंस पर फौरी तौर पर मिनट्स में एक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और कल आपने जैसा भी राइटली बात कर रहे थे मंसूर अली शाह साहब के उस ख़त की, उस ख़त में उन्होंने भी यही बात की है कि जब 1 साल पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया था और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करते हुए उस पर अमल दरामद रोक दिया था, उसको मुअत्तल कर दिया था, उस वक्त आपने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया था, जमहूरी इक़दार की आपने बात की थी, आप 5 माह चैम्बर में बैठे रहे थे और अब आपने फुल कोर्ट में रखे बगैर, अपने जजेस से मुशावरत किए बगैर कैसे इसकी तौसीक कर दी है, इस पर आपने नोटिफिकेशन जारी कर दी और सीनियर तरीन जज को आपने कमेटी से बाहर कर दिया है। तो ये अगर बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दस्तखत के साथ जारी हुई है तो इसका ये मतलब ज़रूर है कि इसमें दीगर जजेस साहिबान की भी जो वो सेंटिमेंट्स हैं वो सेम है। ठीक, ये एक चीज़ अब बिल्कुल वाज़ेह हो रही है, जो इन फाइटिंग हम कह रहे हैं वर्ड अब बाकायदा तौर पर हमें नज़र आ रही है। पहले तो हम एक देखते थे कि सिर्फ इख्तिलाफ होता था, थोड़ा बहुत होता था, अब वो बाकायदा तौर पर विजिबल है। ठीक है। अच्छा असनाद, जिस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए थे तो तासुर ये था कि उनकी हमायत ज़्यादा है, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब हो जाएँ, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हो जाएँ, ये तमाम जज साहिबान के हवाले से तासुर ये था कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ चलेंगे, क्योंकि अता बंदयाल साहब के बेंच में इन्होंने बैठने से 1-2 दफ़ा माजरत भी की। अब ऐसा जो हालात पैदा हुए हैं, अब आपको लगता है कि ये तकसीम यहाँ से ख़त्म हो सकती है? और दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो लगता ये है कि रिपोर्टर्स के किरदार के हवाले से भी मुतमिन नहीं है, और जिस किस्म की आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, डॉलर्स का बार बार जिक्र आता है, इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। देखिए, एक तो जो रिपोर्टर्स के किरदार है, एक तो कुछ लोग हैं, मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी है वो चीफ जस्टिस चलाता है। ठीक, चीफ जस्टिस को क्वेश्चन किया जाता है, उसको जवाब भी चीफ जस्टिस साहब हर रोज़ देते हैं रिपोर्टर्स को। एक वो हैं जो दूसरे जजेस को अटैक कर रहे हैं, उनको रेडिक्यूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक कैरेक्टर असैसिनेशन की कंपेन चल रही, उनकी फैमिली का डेटा सोशल मीडिया पे शेयर होता है, मुख्तलिफ नामों से उनको पुकारा जाता है। उस हवाले से कोई खामोशी है, बल्कि बाकायदा उनके ताने बाने भी कहीं मिलते हैं और उनको अप्रिशिएट किया जाता है। मेरा ख्याल है कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ हैं वो बज़ाहिर, और उनका ये है कि जो सहाफ़ी जो जिन पे वो तनकीद कर रहे हैं, माजी में वो उनके फेवरेट भी होते थे। तो ये भी बड़ा मामला है कि भाई अब क्यों मसला है, वो तो अपनी पोजीशन वहीं खड़े हैं, आपने चेंज की है। जस्टिस काजी फ़ैज़ और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अप्रोचेज़ का फ़र्क है। अब लोग जस्टिस काजी फ़ैज़ को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ खो गए, और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ बिल्कुल ही जिस तरह आज उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 है लॉयल्टी टू स्टेट, मैंने ये चीज़ देखनी है टैक्स। ये जो फैसला है तफसीली, इसके ऊपर एक बहस ये भी हो रही है कि इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। इस पर गुफ्तगू करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा अदील, आप काफ़ी अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक नया फिनोमिना जो हम देख रहे हैं, एक अदालती फैसला आता है और बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी संजीदगी से लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं जी इस पर तो अमल दरामद नहीं होगा। अब ये चीज़ पहले भी थी कि या इसमें कोई शिद्दत आई है? और दूसरा, अगर अमल दरामद नहीं होता तो आपको लगता है कि उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे? सर देखिए, 2 बड़े इंस्टेंसेस हैं। एक तो ये फैसला है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मखसूस नशस्तों का। इससे कबल 2023 में जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, एक फ़ैसला आया था पंजाब में इंतखाबात का, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। और कोइंसिडेंस आप ये देख लें कि उस वक्त जो बरसर इक़्तिदार थे आज भी वही बरसर इक़्तिदार है। तो फैसलों पर अमल दरामद तो सर होता है, एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारी है। आइन कहता है कि एग्जेक्टिव ज़िम्मेदार है अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने की, मगर जब एग्जेक्टिव ही हाथ खड़े कर ले उसके बाद फिर अब एक बात तो हो रही है, हम जब बात करते हैं वो कुछ वकला से कि क्या वो ही 2023 की तारीख दोहराई जाएगी मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करके,
तो हमें ये बताया जाता है कि बिल्कुल वैसा नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, इन पर्टिकुलर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये ऐसे जजेस साहिबान हैं जो मुतअद्दिद दफ़ा ये कह भी चुके हैं कि हमें अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाना आता है, और अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर इनके पास बहुत सारे आप कह सकते हैं कि ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जैसा कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, वो मिसकंडक्ट की भी बात हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर अमल दरामद नहीं होता, जैसा कि अब नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद इजलास बुलाने के बावजूद इस नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि हमने मखसूस नशिस्तें देनी है या नहीं। अब भी ये कहा जा रहा है, आज खबर हमारे रिपोर्टर ने ये दी है कि मोस्ट प्रोबेबली एक नई मुतफरक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी, दोबारा से वजाहत मांगी जाएगी। तो इस तमाम तर पहलू को हम देखें तो नज़र यही आ रहा है कि अब की बार जजेस साहिबान की जानिब से कुछ ज़्यादा सख्त ऑर्डर आ सकता है, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। अच्छा जी, मैं इस पे एग्री नहीं करता कि ये इनके लिए चैलेंज, जैसे मैंने बताया, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब अमल दरामद में कई दफ़ा काजी फैसल साहब ने ये बात की कि ये हाई कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद ये हाई कोर्ट का काम है। जब फाइल ही नहीं बनेगी, कमेटी अप्रूव नहीं करेगी किसी मामले को, तो किस तरह कहाँ अमल दरामद होगा। अब देखें ना, अब जजमेंट भी आ गई है, छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, रिव्यू लगा दें, पता चल जाएगा, रिव्यू लगा दें। जब रिव्यू लगेगा, इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा कि आपने 12 जुलाई के बाद अमल दरामद किया है या नहीं किया, लेकिन रिव्यू भी नहीं लग रहा। अब सारी कोशिशें हैं 63A की जजमेंट को रिवर्स करने पे, और उसके साथ डिफेक्शन ख़त्म करके जो वोट काउंट होगा, और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा चैलेंज जो है इन जजेस के लिए वो बाहर से नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन को भी पैगाम आ गया जब एक नोट रजिस्ट्रार को लिखा और 9 सवालात उठाए गए उस क्लैरिफिकेशन वाले आर्डर पे। हालांकि वो एक रिव्यू पिटीशन थी, वो इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए थी, लेकिन जब वो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का काम विद इन सुप्रीम कोर्ट अंदर हो रहा है, तो उनको मसला क्या है? अच्छा, जो वकला तहरीक है उसका बार बार जिक्र होता है, लेकिन इस वक्त असनात आपको लगता है कि ग्राउंड पे कोई ऐसी सिचुएशन है कि वकला तहरीक कोई आ सकती सामने? मेरा नहीं ख्याल कि वकला तहरीक, देखें वकला, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? आजम नज़ीर तारड़ साहब को? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो बार मैनेज हैं वो लाम मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ ने की हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल। उसकी कई वजूहत हैं, उनका हर वकील से टच रहना, उनके मसाइल का हल करना। फिर अभी जो वकला की सोसाइटी शुरू हो गई है DHA के साथ, जो मायदा हुआ है, वो बताते हैं कि अभी काम डेवलपमेंट वर्क शुरू हुआ है, तो हर प्लाट की कीमत जो है 10 लाख रुपए बढ़ गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है अगले महीने, उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस होता है डेवलपमेंट, उनका इश्यूज़ पे ज़्यादा नहीं होता। दूसरी तरफ हामिद खान ग्रुप है जो प्रोफेशनल ग्रुप, वो उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है। गो कि उनके पास लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट उनके हैं, वो बार उनके पास है, लेकिन उस तरीके से वो इफेक्टिव नहीं एक काउंटर एक स्ट्रेटजी बना सके। पाकिस्तान बार काउंसिल में उनके टोटल 6 मेंबर हैं 23 में से। तो अब सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है अगले महीने, वो इम्पॉर्टेंट होगा कि उसमें कौन से ग्रुप जो है वो जीतता है, तो ठीक उससे कुछ तब्दीली आ सकती है। अच्छा, दूसरा अदील, इस वक्त जो सारा माहौल है उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला उन पर भी तनकीद होती है कि जी वो अपना मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ रहे। अब जिस तरह ये फैसला आया है तो कुछ लोग इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि फ़ौरन वो जो 2 जज साहिबान जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था उनके खिलाफ काफ़ी कुछ है इस फैसले में, तो रेफरेंस दायर कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम की स्ट्रेटजी है वो उसमें भी फ्लॉज हैं? सर, वो तो शुरू दिन से हम देख रहे हैं, बिलखसूस 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल जब लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला आया था, मुझे याद है कि दरख्वास्तें इन्होंने दायर कर दी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की जा रही, और तमाम तर तवक्कुआत के बरक्स काजी फैसल साहब ने उनकी पटिशन्स को जब कमरा अदालत में टेकअप कर लिया, मालूम ये हुआ कि उनके वकील मौसूफ अदालत में मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह को हमने देखा है कि उनकी जानिब से दरख्वास्तें तो दायर कर दी जाती हैं टाइमली, मगर फिर उनको परस्यू नहीं किया जाता। एक तो इसकी वजह यह बताई जाती है कि वकला खुद इतने उलझे हुए हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, मुकदमात भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, एक कोई सेंट्रल इनकी पॉलिसी है नहीं, कोई एक शख्स लीड नहीं कर रहा लीगल टीम को। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए और ड्यूटीज़ होता है ना कि आप फ़लाँ वकील है वो फ़लानी अदालत में जाएगा और आपने फ़लाँ पटिशन करनी है, इस तरह को मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग नहीं चल रहे। अदरवाइज़ इंटेंशंस तो नज़र आ रही हैं, कोशिश वो कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस रेफरेंस का, तो इस रेफरेंस के ऊपर होता कुछ नज़र नहीं आ रहा ना। रेफरेंस तो सर बहुत सारे पड़े हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है, शिकायत हम उन्हें कहेंगे, इन रेफरेंसेस से होगा नहीं। वो तभी होगा जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद इंटरेस्टेड होगी या फिर सदर की जानिब से रेफरेंस आएगा।
ठीक, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जलसा आप लोग अब पिंडी में पहले कर रहे हैं, इसलिए कि पहले खबरें आ रही थी कि मियांवाली में होगा, अब पिंडी में कहा जा रहा है कि जलसा होगा, तो फाइनल हो गया है कि जलसा पिंडी में ही होना है? जी बिल्कुल, क्योंकि खान साहब का कहना है कि जो पाकिस्तान की मेजर सिटीज हैं, जो हमारे बड़े शहर हैं, वहाँ पे हमें जलसा करना चाहिए। वहाँ पे लोगों को आसानी होती है एक तो पार्टिसिपेट करने में भी, और वहाँ पे जगह का भी इतना इशू नहीं होता, और मेरी अपना ख्याल है उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। इस वजह से कराची हो गया, पिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, सियालकोट हो गया, तो लाहौर हो गया, तो ये जो शहर हैं इन पे जलसा जो है हमें यहीं, अब हमारा फोकस सारा बड़े शहरों पे होता है। ठीक, अब कहा जा रहा है कि खान साहब की सालगिरह के मौके पे 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे भी आप लोग जलसा करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने अभी दरख्वास्त, मुझे अभी ही मैसेज आया है खान साहब का, इंतजार पंजोता साहब के ने मुझे मैसेज दिया है कि सुबह मैंने डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है उनको दरख्वास्त जमा करानी है एनओसी मीनार पाकिस्तान पे जलसे के लिए, और इन केस अगर वो नहीं करते तो फिर मुझे ये भी इंस्ट्रक्शन है कि मैं हाई कोर्ट में जाके पिटिशन करूं। तो इंशाल्लाह हमारा 5 का प्लान है। अगर एनओसी नहीं भी मिलेगा तो इस दफा हम मीनार पाकिस्तान को इंशाल्लाह भर के दिखाएंगे और बताएंगे तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, जिसकी सबसे ज्यादा सपोर्ट है। हम लाहौर में बगैर इमरान खान साहब के, अच्छी बात होती होते लेकिन उनके बगैर हम इंशाल्लाह आपको भर के दिखाएंगे मीनार पाकिस्तान। अच्छा, एक जो तनकीद आपकी लीडरशिप पे हो रही है, जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है, कि आप लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद में जलसा करना, इंतजामिया आपको संगजानी भेज देती है, आप कहते हैं हमने लाहौर में जलसा करना, इंतजामिया आपको काना भेज देती है, और इस तरह की भी इतलात है कि खान साहब भी नाराज हैं कि आप फिर उस जगह पे क्यों चले जाते हैं जो ओरिजिनल जगह है, वहां पे क्यों नहीं करते जलसा? जी बिल्कुल, खान साहब ने ये अभी 2 दिन पहले ये बात की है कि शहर से दूर जो है वो जलसा करने का कोई फायदा नहीं होता, उसका उस तरह इम्पैक्ट नहीं जाता, उस तरह उसका मैसेज नहीं जाता, और बिल्कुल उनका ये ठीक ऑब्जर्वेशन है। और अब हमारा जो इंतजामिया होगी, देखिए पहले तो एक विंडो थी, क्योंकि हमने 2 साल से कोई जलसा कुछ नहीं किया, अभी तो हमें थोड़ी सी आदत हो रही है दोबारा जलसों की, तो इंशाल्लाह आगे जो भी होगा वो हम इंशाल्लाह बीच में शहर के जो फेमस जितनी ग्राउंड है जहाँ पे जलसे होते हैं, जैसे पिंडी में लियाकत बाग हो गया, जैसे यहाँ पे मीनार पाकिस्तान हो गया, कराची में कायद-ए-आज़म के मीनार के पाकिस्तान उसके पास टूम के पास, तो इस वजह से अब हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो गई है, और इंशाल्लाह हम इन्हीं जगहों पे जलसे करेंगे, और हाई कोर्ट से भी यही गुजारिश करेंगे हमें यही जगह दी जाए, और हमें एनओसी नहीं भी मिलता तो हम यहीं पे जलसा करेंगे, हम करके दिखाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो नोट की गई कि आज हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर खान साहब बार बार अपनी गुफ्तगू में अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, तो अब ये क्या मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कोई भी मुकदमा आपका चीफ जस्टिस के सामने लगता है तो आप उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करेंगे? देखिए, हमने तो उस पर दरख्वास्त फाइल की हुई है, और उस दरख्वास्त के अंदर हमने बताया है कि किस तरह काजी फाइज ईसा साहब जो है वो हमारे मुकदमे ना सुने, और क्यों ना सुने, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 5 मेंबर बेंच की जो कहती है कि खान साहब नहीं सुने खान साहब के केसेस काजी साहब, तो इस वजह से हमारा यही। पर इसमें सलमान साहब देखें, ये जजमेंट तो बड़ी पुरानी है ना, जो भी उसका नोट है, पहले आप लोगों ने ये जिक्र नहीं किया, हामिद खान साहब ने भी पहले किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया, और अब अचानक जो है जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद केस हमारे हक में ना जाए तो फिर इस तरह का एतराज़ आ रहा है, ये वो एक तनकीद है जो आप लोगों पर होती है। नहीं, देखिए हमने जो कमेटी को लिखा था जो बेंच केसेस मार्क करती है, वो आज से 2-2.5 महीने पहले लिखा था, और मैं आपको बताऊं उन्होंने रिसीव करने से भी इनकार कर दिया था कि हमारे केसेस काजी साहब ना सुने, उसमें हमने रीजंस प्रोवाइड किए थे। और जहां तक जजमेंट की बात है, देखिए जजमेंट आज की हो 2 साल पहले की हो, अगर वो इन फील्ड है तो वो बाइंडिंग होती है जब तक उसको सेटिसाइड ना करे। और जहां तक देखिए हामिद खान साहब की बात है, जब कादी साहब एज चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे तो हमें उम्मीद थी कि वो एक चीफ जस्टिस की तरह बिहेव करेंगे, एक इम्पार्शियल मैनर में कोर्ट को चलाएंगे, और तहरीक इंसाफ को वहां से उनके बुनियादी हुकूक की प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो हमारे खिलाफ फैसले पे फैसला आया। अब देखें, आप खुद देखें, बल्ले का फैसला आता है, हमसे बल्ला छीना जाता है, हमें नुकसान दिया जाता है। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, फिर अब 63A का रिव्यू लग गया। अब अगर ये 63A का रिव्यू अलाउ हो जाता है, क्या होगा? यहाँ से MNA अगवा होंगे,
या उनकी बहनें अगवा होंगी, उनके बच्चे अगवा होंगे, उनकी बीवियां अगवा होंगी, उनकी माएँ अगवा होंगी, उनको मारा जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, उनकी लॉयल्टीज चेंज की जाएंगी। क्यों? ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो। क्योंकि इस ये तो देखे ना, अभी कहीं पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट सामने नहीं है सलमान साहब जिसमें ये लिखा हो कि काजी साहब को बनाना है। हुकूमत तो एक तरमीम लाना चाहती है, और वैसे भी मखसूस नशिस्तें तो देखें आपको दे दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो आपके हक में तो वैसे ही फैसला आ चुका है, अब उसके ऊपर अमल दरामद होगा। जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा। अतर साहब मेरी बात सुने, फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस की क्या क्वालिफिकेशन है अपॉइंट होने की? एज उसकी 65 और 68 के दरमियान हो। अब मुझे बताएं कौन सा जज उसके अंदर फॉल करता है? देखें कितने जजेस फॉल करते हैं इस कैटेगरी के अंदर। सिर्फ काजी साहब फॉल करते हैं और कोई नहीं करता अगर रिटायर हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारी रीजनेबल एप्रीहेंशन है और हम इसको रजिस्ट करेंगे। और जहां तक जजमेंट की बात है, वो बाइंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आर्टिकल 189 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की हर जजमेंट सारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज पे बाइंडिंग है। अगर वो नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट तो हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइल करेंगे आर्टिकल 204 के तहत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत, और ये इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इसमें अबू ज़र देखें, एक जो तनकीद है कि आप लोगों ने, आप उसमें फरीक भी नहीं थे, आपको रिलीफ मिल गया, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी अच्छी होगी। अगर कोई फैसला आप लोगों के खिलाफ आता है तो फिर आप मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को टारगेट भी करते हैं, तो ये तो मुनासिब ना हुआ। नहीं, देखें अतर साहब, हमारे खिलाफ फैसला आता है तो हम उस पर अमल तो करते हैं। इख्तलाफ करना तो मेरा राइट है, मैं कर सकता हूं अगर मैं डिसएग्री करता हूं। बल्ले की जजमेंट आई सिंबल की, हमने इख्तलाफ किया, क्या हमने उसको माना नहीं? तो अब हुकूमत के खिलाफ फैसला आया है, इख्तलाफ करे, उनका हक है, लेकिन एटलीस्ट उसको इंप्लीमेंट तो करना है ना इलेक्शन कमीशन ने। हमने ये तो नहीं कहा कि हम अदलिया को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला आया हमने इंप्लीमेंट किया, बेशक इख्तलाफ किया। यही जमहूरियत है, यही अदलिया का सिस्टम, इस तरह जस्टिस सिस्टम चलता है। ये तो पूरी अदलिया की फाउंडेशन को हिला के रख दी इन लोगों ने कि वो उसके फैसले नहीं मानते। अच्छा, ये जो सलमान साहब, अभी ये जो तफसीली फैसला आया है उसमें इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर भी बात की गई है, और साथ साथ जो दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखा था उनके हवाले से भी काफ़ी कुछ है उसके अंदर। तो इस तरह की खबरें आ रही थी कि तहरीक इंसाफ हो सकता है कि इस फैसले के नतीजे में किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस लेके आए, या फिर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट में किसी के खिलाफ, क्या कोई ऐसी मुशावरत हुई आपकी जमात में? देखें अख्तर साहब, वो दो जजेस का अगर आप फैसला पढ़ें, वो एक खौफनाक बात है उसके अंदर, आप परेशान हो जाएंगे। उसमें कहा क्या गया है कि अगर मुझे और आपको लगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर आईनी है तो उसको मैं बेशक इंप्लीमेंट ना करूं, मेरे पास ऑप्शन है। ये एक पूरे अदालती सिस्टम पे आपको इररेलेवेंट कर रहे हैं, उसको पूरे एक आइन के एक स्टेट के इंस्टीट्यूशन को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस तरह की बात करके। और मेरी नजर में ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है जजेस की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना भी आता, ये फिर भी रेफरेंस बनता था। और अब ये फैसला आने के बाद मेरा अपना व्यू ये है, मैंने पार्टी में भी यही मशवरा दिया है, अपने सीनियर्स को भी, कोर कमेटी में भी, लीगल कमेटी में भी, कि हमें इसमें रेफरेंस फाइल करना चाहिए, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट केस ऑफ मिसकॉन्डक्ट है। वो 8 मेंबर बेंच जजमेंट क्या कहती है? दिस इज द कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ऑफ अ जज। इससे कोर्ट की सेंटिटी खराब हुई है, डेकोरम खराब हुआ है। तो बिल्कुल ये रेफरेंस का और कंप्लेंट का इन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का परफेक्ट केस है, इसको फाइल करना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारा बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है अभी। अच्छा, अगर ठीक है सलमान साहब, अगर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो क्या मोअज़्ज़ज़ अदालत के पास कोई ऑप्शन है? इसलिए कि वो भी एक आइनी इदारा है, बार बार ये हम सुनते हैं, तो एक आइनी इदारे के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। आईनी इदारा तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आईनी होते हैं, उन पे भी कंटेम्प्ट लगी हुई है। देखिए, अदालत के पास कंटेम्प्ट की पावर आइन के अंदर है, आर्टिकल 204 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन जिसने लोगों के फैसले करने हैं। अगर उसका फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा तो आर्टिकल 204 के तहत कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक तो अपने ओहदे से भी जाएंगे और साथ मेंबर्स, और साथ ये 6 महीने के लिए जेल भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई टंडो अला यार की सिविल कोर्ट नहीं है कि आप यहाँ बैठ के उसको आप आराम से इग्नोर कर दें। पर मसला ये ना कि इग्नोर होते रहे ना, वो अता बंदयाल साहब का जो फैसला था उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये तो एक यहाँ पे एक रिवाज, जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक रिवाज बढ़ गया है। अच्छा साहब, मैं कह रहा हूँ कि फैसले को अमल करवाना पड़ता है। आपके पास आइन में पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, कानून में पावर है। अगर आप कंटेम्प्ट नोटिस इशू करें, और यहाँ पे तो मेरे ख्याल से आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट करवा सकती है डायरेक्शन पास करके।
अबंडेंट पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑर्डर आपको इंप्लीमेंट करवाना आना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट करवा सकती है। वैसे तो देखें ना, इस वक्त मोअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर भी एक तकसीम नज़र आ रही है, ऐसे माहौल के अंदर वो कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे। और दूसरा एक और चीज़, खान साहब की आज भी मीडिया से गुफ्तगू हुई जेल में, उनका जो बयानिया है उसमें रोज़ बरोज़ सख्ती आती जा रही है। सियासी जमातें तो देखें सियासी हल निकालने की कोशिश करती हैं, अगर इतना सख्त बयानिया आप लेंगे तो फिर मामलात आगे किस तरह बढ़ेंगे? देखें, सियासी जमातें कौन सा बयानिया मसला हल कर रही हैं? हमने जलसा किया, आपने देखा अभी कल आलिया हमजा पे आज इन्होंने क्या पर्चा किया? क्या आलिया हमजा कोई सुपरमैन है, कोई वंडर वुमन है? उनके पास क्या कोई ताकतें हैं कि वो हमाद अजहर को भगा दिया उन्होंने जलसे से, और उन्होंने साथ ही पुलिस वाले को उठा के पटक दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। और उन्होंने नारा, ये जो FIR है मेरे सामने है, इसमें लिखा है कि उन्होंने कहा भाग जाओ, और आलिया हमजा साहिबा ने, और नईम हैदर पंजोथा की FIR भी मेरे सामने है, इसमें नईम हैदर पंजोथा ने उनको कहा कि उन्होंने पिस्टल निकाला और पुलिस पार्टी को कहा कि आप 9 मई भूल गए हैं, आपको तब भी सबक सिखाया था, दोबारा सबक सिखाएंगे। अब आपके लीडरान इस तरह पुलिस को धमकियां दे रहे हैं। मेरे साथ था पूरे जलसे में, आलिया हमजा भी उधर ही थी, मैं भी उधर ही था। ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये आम इंसान हैं, ये कोई सुपरमैन या एवेंजर्स के कैरेक्टर्स नहीं है जिनको पास सुपर पावर्स हैं कि वो 10-10 पुलिस वालों को पटक के फेंक रहे हैं। इस तरह के अगर मजाका खेज किस्म के हम पे पर्चे करेंगे जो 2 साल से कर रहे हैं, तो हम इनसे क्या मुज़ाकरात करें? प्लस ये चोरी का मैंडेट है, मेरे घर चोरी करके बैठे हुए हैं, मैं क्या पहले इनको घर से बाहर निकालूंगा डाकुओं को, कि उनके साथ मुज़ाकरात करूंगा? मेरे पहले चोरी का मैंडेट तो वापस करें। इस वजह से मुज़ाकरात के साथ और चोरों के साथ नहीं होते। देखिए सलमान साहब, जरा मेरे पास टाइम की कमी है, ब्रीफली ये भी बताइएगा, आपकी खान साहब से आए रोज मुलाकात भी होती है, माजी में आप लोग मौलाना के भी बड़े सख्त नाकिद रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर जो आईनी तरमीम जिसके आप भी खिलाफ थे वो रुकी है तो मौलाना साहब की वजह से, तो सियासी कुव्वतों को तो एंगेज करना पड़ता है, वक्त के साथ हो सकता है उनकी पॉलिसीज तब्दील हो जाए। देखें अतर साहब, ये इट ऑल डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मौलाना साहब का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बचानी है, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना है, बुनियादी हुकूक को अपहोल्ड करना है और जेन्युइन डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करना है, उसमें हमारे साथ हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है जो समझ में ना आए। इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव एक है और वो जमहूरियत है, वो असूल पे एक चीज बनी हुई है, तो हमारे साथ इस पे कोई भी आएगा, मुझके साथ है। मौलाना साहब मैंडेट करके नहीं, चोरी करके नहीं बैठे हुए, वो इलेक्शन हारे हैं उसको मानते हैं, लेकिन उन्होंने मैंडेट चोरी करके कोई सीटें नहीं लिया। ठीक है सलमान नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका भी शुक्रिया, आपने कहा कल अगेन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।